बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 5 फरवरी बिल्कुल सर पर है। तैयारियां हो रही हैं हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। आज भी एक सेमिनार हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मुईद यूसुफ ने बताया कि कश्मीरियों की क्या सूरत हाल है, कश्मीरी बिरादरी के साथ, हमारी जो कश्मीरी अवाम है उनके साथ यकजहती का इजहार, और जो भारत के मजालिम हैं जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं, और अब उन मजालिम को जिस तरह से भारत का अपना मीडिया एक्सपोज कर रहा है, वो नविश्ता दीवार है भारत के लिए और स्पेशली मोदी सरकार के लिए कि क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। प्रोग्राम की तरफ आएँ। आज गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। जो पार्लियामेंट का बोझ अदालत के कंधों के ऊपर आज एक सदा एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुलंद हुई है। फ़ाइज़ ईसा साहब ने नोटिस लिया है 50-50 करोड़ रुपए जो MNAs को देने का मामला है उसके ऊपर 26वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। PDM का सरबराही इजलास कल हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात PTI कह रही है कि जी वहाँ पे सिंध हुकूमत इन्वॉल्वमेंट उसकी है, यहाँ मुस्लिम लीग नून कह रही है कि PTI की इन्वॉल्वमेंट है पंजाब हुकूमत। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर जो मैं देना चाहूँगा आज उसके लिए कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। यही जो बाज़गश्त थी हमें सुनाई दे रही थी 2018 के लिए। लेकिन ख़बर यह है और अहम तरीन ख़बर यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार साहब के साले को बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में 18वें ग्रेड में लेक्चरार की तकर्री उनकी की गई है। कोई अनहोनी बात नहीं है, किसी का साला हो सकता है, वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का, किसी वज़ीर का, हर एक को हक हासिल है। लेकिन जो तकर्री जिस तरह से हुई है उसने बहुत सारे सवालिया निशानात उठा दिए हैं। पोस्ट एडवर्टाइज हुई एक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की शोबा पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक की तकर्री होनी थी। सिलेक्शन बोर्ड ने एक जो कैंडिडेट था उसको फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद सिंडिकेट का इजलास होता है। उस सिंडिकेट के इजलास में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनको कहा जाता है कि वो रिक्वायरमेंट दें कि दूसरी पोस्ट हमें चाहिए। वो कहते हैं जी मेरे पास मैं तो अभी नहीं लिख के देता क्योंकि पोस्ट आपने एडवर्टाइज की, और अगर दूसरी चाहिए तो फिर पोस्ट एडवर्टाइज करें। लेकिन चूंकि जहांजेब बोजदार साहब जो उस्मान बोजदार साहब के साले हैं उनकी तकर्री करानी थी, लिहाजा सिंडिकेट ने वेटिंग लिस्ट में से जहांजेब बोजदार साहब को उठाया और उनको 18वें ग्रेड में शोबे पॉलिटिकल साइंस में उनकी तकर्री कर दी गई है। इस मामले के अंदर और भी बहुत सारी हैं जो बेज़ाब्तगियाँ जो कि अब खुल रही हैं, जिसके मुताबिक ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिम थे। वहाँ से इन्होंने PhD की लिए छुट्टियाँ ले रखी थी। यूनिवर्सिटी को बताया गया कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। ख़ुद जो पेरेंट डिपार्टमेंट था वहाँ से NOC नहीं लिया गया जिस वक्त वो अप्लाई करना था। इस तरह के और बहुत सारे किस्से हैं जो इस तकर्री के हवाले से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके हवाले से एक अब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता कि अब्दुल कादिर बोजदार साहब कौन हैं, किन यूनिवर्सिटियों के उनको सिंडिकेट मेंबर लगा दिया गया है, फिर जो यूनिवर्सिटीज़ के जो बाकी जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, किस किस तरीके से उनके ताने बाले जो है वो वज़ीर आला हाउस तक जा पहुँचते हैं। और फिर इस जो सिंडिकेट का पर्टिकुलर इजलास जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें उस्मान बोजदार साहब के साले की तकर्री की गई है, इस इजलास के मौके के ऊपर किस तरह HED के एक अफसर को लाहौर से भेजा गया और उस अफसर को की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो ब्यूरोक्रेसी की एक आला शख्सियत को लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट करते रहे, और फिर वो रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार को खुशखबरी की सूरत में बताई गई कि जनाब आपके साले की तकर्री कर दी गई है और अब वो लेक्चरार भर्ती हो गए। तो जुनेद से मैं थोड़ी सी डिटेल ले लूँ, फिर अपने मेहमानों की तरफ आऊँगा। जी जुनेद, मुल्तान में ये जो सारा किस्सा हुआ है इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि शॉर्ट आप अपना सूरत हाल बता दें कि क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल। जो जहांजेब के लिए एक्सपर्ट बुलाया गया था वो जहांजेब बुजदार का सिंध में वही ये जो उनको PhD करा रहे हैं वही एक्सपर्ट के तौर पे बिठा दिए गए उसके अंदर। जी बिल्कुल, ये रूल नहीं है कि एक्सपर्ट के तौर पे अगर कोई PhD किसी का स्टूडेंट कर रहा हो उसके पास वो एक्सपर्ट के तौर पे नहीं आ सकते। ये सिंडिकेट का रूल है, मगर उन्हीं को बुलाया गया और उन्हीं के ये हाथों करवाया और गया। ये जो आपकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जो बात हुई जितने सोर्सेज से, वहां भी NOC अप्लाई नहीं हुआ था इससे पहले। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी जहांजेब ने अप्लाई नहीं किया, मगर यूनिवर्सिटी में झूठ बोला गया कि यहाँ पर जो है वो अप्लाई किया गया है, और यहाँ पर ये जाहिर ही नहीं किया गया कि किसी और सरकारी इदारे के वो मुलाजिम हैं। हमारी जिससे भी बात हुई एटॉमिक एनर्जी के, हमारे उनसे लोगों से भी बात हुई तो उनका यही कहना था कि भाई इन्होंने PhD के लिए अपनी छुट्टियां ली,
छुट्टियों पर गए और उसके बाद जो है वो उनको नहीं पता कि वो वापस आए, बस अचानक से वो वापस आते हैं और आके रिजाइन अपना जो है सबमिट करवाते हैं, मगर रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता और उनको कहा जाता है कि आप जो है पहले ज्वाइनिंग दें और उसके बाद रिजाइन दें। ठीक। तो ये फिर इसी मामले के दौरान उनकी जो है मुल्तान ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर उनकी ग्रेड 18 में अपॉइंट किया गया। बहुत शुक्रिया जुनेद, में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर निसार चीमा साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरम जनाब तैमूर तालपुर साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक्सपेक्टेशन तो हमारी कि साफ चली, शफाफ चली, अब लोग कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, सवालिया निशान उठते हैं जब इस तरह की चीजें होती है। ये देखिए, आपने जिस केस की निशानदेही की, अगर वो हकाइक पे मबनी है तो मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ये नहीं होने दिया जाएगा। उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नारा बुलंद किया है उस पर वॉक द टॉक करेगी और अमल करेगी, चाहे कितना ही ब्लू आइड क्यों ना हो, चाहे कितना ही करीबी ब्लू आइड क्यों ना हो। मैं इससे यकीन नहीं रखता। ये हमारा पूरी कौम से वादा है और हम इस वादे पे इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। माजी में भी आपको याद है कि एक केस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का हुआ था, दिनों में वापस हुआ था वो मामला। जब भी कोई ऐसी चीज होगी, अगर कोई अर्ज करता है और वो हमारी रिजॉल्व को टेस्ट करना चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उसका चेयरमैन, उसकी कोर कमेटी, उसके बुनियादी रुकन, उसके फाउंडर मेंबर्स क्या इस चीज को टॉलरेट करेंगे? नहीं करेंगे। ये इस वाले मामले पे मुझे पूरा यकीन है अपने चेयरमैन पे, वो जीरो टॉलरेंस शो करेंगे। बट आई हैव ओनली हर्ड योर साइड ऑफ द स्टोरी, इसलिए मैं इससे ज्यादा इस पे प्रिंसिपल पे तो कमेंट करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, करूंगा ये रिपोर्ट, इससे कि मुझे उस्मान बुज़दर साहब का भी वर्जन सुनना जरूरी है और लाजमी है बिफोर आई से एनीथिंग फर्दर। बट प्रिंसिपल जो है पार्टी का वो वायलेट नहीं है। जी फिरदौस साहब, बात ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और बहुत जायज़ बात है, साहिब बात है कि ठीक है ये वन साइडेड वर्जन है। मैं भी इस बात के ऊपर हूँ कि ये अगर आप रूल्स में जाएंगे, उसकी बारीकी में बाज़ औक़ात होते हैं ना कि किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रूल्स फिट कर दिए जाते हैं, इसके अंदर भी सिंडिकेट तो पावर है। जी बिल्कुल, लेकिन जब आप एक अपना एक बैरोमीटर सेट करते हैं, एक मयार सेट करते हैं, तो फिर लोग आपसे आइडियल सिचुएशन की तवक्को रखते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन ना होना कितना खराब है पीटीआई के लिए? मैं समझता हूँ कि देखिए, ये चीजें जब दुरुस्त कर ली जाती हैं, लोग कहते हैं कि हाँ पीटीआई जो है अपने असूलों पे कायम है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि सबका परसेप्शन, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी कमिटमेंट पूरी पार्टी में एक जैसी है टू सर्टेन थिंग्स। ठीक, ये वेरी करती है, हम सब इंसान हैं। ठीक, बिल्कुल। और लेकिन असूल जो हैं वो सबके लिए। ठीक, जो बात कही गई है बुनियादी तौर पे उस पर अमल होना चाहिए। ये नहीं है कि हम इख्तिदार में हैं तो हमारे लिए अब रूल तब्दील हो गया, नहीं, वो रूल तब्दील नहीं होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर निसार चीमा साहब, यानी फिरदौस साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि ये अगर कोई चीज़ होती है तो वो रिवर्स होगी, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी के साथ वो मैच नहीं करती है। बाकी इंसान है, इंसानों की जमातें सारी। सब गुजारिश ये है कि मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बड़ी असूली बात की है, और मैं यही कह सकता हूँ तेरी आवाज़ मक्के और मदीने। लेकिन मुझे उनसे हमदर्दी भी बहुत है कि उन्होंने कोई इख्तियार ना होने के बावजूद इस तरह के बड़े दावे कर दिए हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई जिन्होंने करना है उन्होंने आपसे पूछ के करना है, या आपसे पूछ के कर रहे हैं। ये सारे जो है वो यानी मेरिट की वायलेशन करके जिस तरह के लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे तैनात कर रहे हैं, मैं एक मिसाल छोड़े 1000 मिसाल दे सकता हूँ। पुलिस में जो तकर्रियाँ हुई हैं, और ये नीचे से लेके ऊपर तक वज़ीर दाखिला तक सारे मेरिट पे वो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। दूसरी बात ये है कि बुज़दार साहब जो है वो मेरिट के बुनियाद पे तकर्रियाँ कर रहे हैं। वो नकवी साहब बेचारे जो है मासूम आदमी हैं, उनको पता नहीं है। अल्लाह करे कि ये जो है ये सोच जो है इनके ऊपर लीडरशिप तक भी पहुँचे। बात ये है कि इन्होंने तो कदम कदम पर वायलेशन ऐसी की है मेरिट की, असूलों की। और ये जो वो अवसर मैं कई बार कहता हूँ कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का असूल जो है, जिस बुरी तरह पामाल जिस तरह हुआ है इस हुकूमत में, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हकीकत ये है। तैमूर साहब, इत्तेफाक करते हैं आप जो चीमा साहब कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब वो नहीं है, और फिर इसी तरीके से चल रही हैं चीज़ें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बात यह है कि पहले महीने में हमें शक शुबे थे, 6 महीने तक शक शुबे रहे। साल जब पीटीआई ने पूरा किया तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब इनको हुकूमत मिली तो तब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनको रेट किया हुआ था 117वें नंबर पर। इनके आने के साल के बाद ट्रांसपेरेंसी हमें ले गई है 120th मोस्ट करप्ट नेशन, यानी कि 4 का जंप, और आज हमें ले गई है 124 मोस्ट करप्ट नेशंस में। तो ये खान साहब की क़यादत में हमें सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिली है। अगर कोई भी बात कहता है तो सही गलत का अंदाजा लगाया जा सकता है, पर जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कोई बात करती है, फैक्ट्स फिगर्स के साथ करती है, तो उसको पूरी दुनिया मानती है। लिहाजा ये करप्शन की बातें खत्म करने की अब एक मजाक था, इन्होंने हमारा बड़ा उल्लू बना लिया। मैं तो कहता हूं अगर ये 117वें से सिर्फ 116वें नंबर पे ले जाते तो मैं सलाम करता पीटीआई की हुकूमत को और दुआ करता कि अल्लाह करे इनकी हुकूमत चलती रहे। पर ये करप्टों का टोला, ना अहल लोग जो उन्होंने हशर कर दिया इस मुल्क का, और यही सब वजूहत है ना, गलत तकर्रियां हर जगह पर गलत आदमी लगा दिया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी, बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ, पर क्यों इन्होंने एक दिन जज्बात में आके सच्ची बात कह दी कि प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो इनको भी हटा दिया इनकी पोस्ट से, अपोजिशन से। इनकी जगह पर ये तैमूर साहब, ये छोटा मामला था, फिरदौस साहब ने इससे बड़ी चीज की है, इसकी वजह से ये छोटी चीज है, ये तो निकल गई थी कहानी, बात आगे आई है कहीं और। फिर आप रिप्लेस भी तो देखें ना सर, रिप्लेसमेंट की है, एक शरीफ आदमी के साथ रिप्लेसमेंट करके लेके आए हैं हलीम आदिल शेख को, जो आपको पता है कराची का नोटेड नंबर 1 लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया। मुन्नी बेगम से लेके कहां कहां किस किस शख्सियत किसने प्लॉटों पर कब्जा किया हुआ है। हैदराबाद में सारे इसके सरकारी जमीनों पे कब्जे, कराची में उसके। तो चले नकवी साहब को हटाते, ऐसे कोई शरीफ आदमी ले आते जिसका गिरबान साफ होता। तो ये हर जगह पर गलत आदमी ला रहे हैं, अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। ठीक, फिरदौस साहब, मैं पता, चूंकि मुझे पर्सनली पता है, मैं इस पे यानी डिस्क्लोज करना चाहता, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के बाद भी जो आपने एफर्ट की है और जिस तरीके से आपकी कोशिश थी कि भाई कुछ चीज़ों को जो है वो ठीक करने के अंदर एक कलेक्टिव की, वो भी मेरी मतलब ज़ाती नॉलेज में है। ये आप जैसे लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, मगर मामला जो वो कहते हैं तैमूर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं या चीमा साहब, ये हो क्यों नहीं रहा? ये मतलब नजरियाती लोग नहीं रहे पीटीआई के अंदर, और ऐसे लोग आ गए जो आपके नजरिए से मैच नहीं करते थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। तारिक साहब देखिए, पहली चीज, तैमूर साहब कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख साहब लैंड ग्रैबर हैं और मुन्नी बेगम का केस कोर्ट कर रहे हैं, उसके भाई की वीडियो आ चुकी है। लेकिन इससे पहले ये मैं सवाल पूछने में, हक बजाने में हूँगा कि 13 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये ऐसी करप्शन को टॉलरेट क्यों कर रहे हैं सिंध में? क्या ये इन्होंने पैसा पकड़ा हुआ है हलीम आदिल शेख साहब से? क्यों नहीं इन्होंने करप्ट लोगों के खिलाफ मूव किया? आर दे पार्टी टू द करप्शन? मुखमुखा है तो जवाब, मुखमुखा हलीम आदिल साहब से मुखमुखा है तैमूर साहब आपका सवाल तो बनता है ना, करप्शन होने दे रहे हैं अपने सूबे में। मेरे भाई ने फिरदौस शमीम साहब ने कि हमारी हुकूमत में ही, हमारी हुकूमत में ही कोई पैसे ले रहा है हलीम आदिल शेख साहब से, मुझे पता नहीं था। मैं भी लगता हूँ पीछे पता करता हूँ कौन है भाई, वजीर है, कोई सरकारी अफसर है, किससे ले रहे हैं? ठीक, वो अब एक सवाल मुझे बता देना किस पे शक है, तो मैं सीधा कराता हूँ सबको। ये बात मैं कौन से कर लूं, आप अपनी बारी पे जवाब दो जी। फिरदौस साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स के ऊपर मैं कोई हुकूमत की उससे जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, लेकिन एक चीज का बड़ा क्लियर होना चाहिए, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर असेसमेंट है। करप्शन में 2 पार्टीज होती हैं, एक रिश्वत देने वाला और एक रिश्वत लेने वाला। जब भी करप्शन में हमारा नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये 5 हुकूमतों पे थप्पड़ है और उससे ज्यादा अवाम के मुंह पे थप्पड़ है कि हम में इतनी रेजिस्टेंस नहीं है कि हम अपने छोटे छोटे फायदों के लिए करप्शन में इंडल्ज करते हैं विदाउट लुकिंग एट इट कि इससे कौम को कितना बड़ा नुकसान होता है। इस असूल को अगर तमाम सियासी जमातें उजागर करने लगे तो मैं समझता हूँ मिन हैसुल कौम हम तरक्की करेंगे। ये बड़ा मजा ले इस वक्त कि जी 4 पॉइंट आगे बढ़ गया, अगले साल मैं मजा ले लूंगा, कहूंगा तैमूर तालपुर साहब के वीडियो निकालें जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 5 पॉइंट नीचे आ गए हैं, अब क्या करेंगे ये। तो ये नहीं छोड़ें, हमें जितने भी हों हमें अपना एक मरकज बनाना चाहिए कि हम इतना करेंगे। वो फिरदौस साहब, तैमूर साहब को मोटिवेट करें
कि इस टारगेट को अचीव करना। ठीक, तैमूर साहब कह रहे हैं कि आपको शक हमारे सफ़ों में किस पे है कि हलीम आदिल साहब किससे मिले हुए हैं ताकि हम तहकीकात तो करवाएं। तैमूर से नहीं, मैं उसको अफसर है, उसको कौन है भाई? वो कह रहे हैं तैमूर साहब से ही मिले हुए हैं हलीम आदिल साहब। अल्लाह ना करे ऐसे इंसान से मैं कभी मिलूं। अगर मैं फिरदौस साहब से मिल सकता हूं, उससे नहीं मिल सकता। सही किस किस के ड्रग माफिया जो कुछ सिंध के अंदर होता है उसकी कहानी क्या मुझे खोलने की अच्छा चले, ये फिर कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी फिरदौस साहब। मैं कौन बनवाता है? अच्छा। ये सब इनके बसें नहीं आती, 10,000 बसों का वादा करते हैं, 2 बसें नहीं आती। अच्छा ठीक, किधर जाते हैं? ठीक तैमूर साहब, ये तहकीकात आप कराएं, इन्होंने आपकी तरफ इशारे कर दिए, उंगलियां उठा दी हैं फिरदौस साहब ने। भाई 2 चीजें बड़ी जबरदस्त हो गई हाफिज भाई जी। एक तो ये कि ये मान गया कि वाकई वो लैंड ग्रैबर है और वो ये जाके डाल रहा है, और दूसरा ये बता दिया कि मेरे अपने सिर्फ के लोग मिले हुए। तो मैं तो अपने वजीरों पे शक करूं कि मैं अफसरान पे शक करूं? चले मैं एक बड़ा उसकी सारा शक कर दिया मेरे को। चले एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो आज के रेलेवेंट टॉपिक है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे का। वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर तालपुर साहब, फिरदौस शमीम साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आज 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया गया, फिर वही शोर शराबा चीज़ें ये, और फिर आज एक दूसरा मामला कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्रोडक्शन ऑर्डर वाला मामला गया, कहते हैं अदालत ने कहा कि यार ये जजमेंट है कि ये पार्लियामेंट अपना बोझ खुद उठाए, चीज़ें करें, या फिर सब चीज़ें अदालतों के अंदर ले आते हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी होती नहीं है, हर चीज़ कहते हैं कि जी अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। प्रोडक्शन आर्डर के हवाले से देखें, मेरी गुजारिश ये है कि हर नुमाइंदा जो है अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, उसके हल्के के लोगों का ये हक है कि ऐवान में उस हल्के की नुमाइंदगी मौजूद रहे, और ये इख्तियार सरासर 100% स्पीकर का है, और उसका सिर्फ इख्तियार नहीं है बल्कि एक आइनी जिम्मेदारी है कि उस हल्के की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए और उसके लिए प्रोडक्शन आर्डर जो है बिला तफरीक इशू किया जाए। हमारे दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये होता रहा है, बिला तफरीक तमाम लोगों के प्रोडक्शन आर्डर इशू होते रहे ताकि वो हल्का जो है ऐवान में नुमाइंदगी से महरूम न रहे। बदकिस्मती से मौजूदा स्पीकर जो है जो शरीफ आदमी है, लेकिन यह है कि हुकूमत का जो बोझ है, वो दबाव जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, और वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखती है, और प्राइम मिनिस्टर ऐलान करता है कि जी किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं होंगे। भाई आप कौन है? ये स्पीकर का इस्तेकाक है, ये स्पीकर की सवाबदीद है कि वो इशू करे, और ये सिर्फ सवाबदीद नहीं है बल्कि ये आइनी जिम्मेदारी भी है। तैमूर तालपुर साहब, ये क्यों नहीं चल रही हमारी असम्बलियाँ, पार्लियामेंट, और फिर अदालतों में हर चीज़ हम चाहते हैं अदालत फैसला देते ताकि अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए, फिर अब अदालतें भी मतलब कह रही हैं कि भाई आप अपना काम तो कर लें। देखें जी, अगर हर कोई अपना काम जिम्मेदारी से करे तो ये नौबत तो आनी ही नहीं है। कोई अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, हर जगह पर गलत लोग बिठा दिए हैं। आप कंपेयर करें फेडरल हुकूमत के वजीरों को जरा, क्या उनकी है बैकग्राउंड है, क्या उनका काम है, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो स्टेटमेंट्स देते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स आपको समझ में आती हैं? एक इनका वजीर आगे कराची में अनाउंस करता है नेशनल टेलीविजन के आज के बाद जो है लोड शेडिंग नहीं होती, वो उसके बाद लोड शेडिंग और कराची में बढ़ जाती है। एक इनका वफाकी वजीर आके कहता है कि जी 1 महीने बाद इतनी नौकरियां होंगी, इतनी नौकरियां, लोग ठेले वेले छोड़ के सब नौकरियों पे लग जाएंगे। हाल देखिए बेरोजगारी का क्या कर दिया है। तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना बहुत जरूरी है। हम कह के क्या आए थे, आपको सोचना पड़ेगा, हम कह के क्या आए थे और हमने किया क्या, तो तभी पता चल जाएगा कि हमारी असलियत क्या है। हमने कहा था सबसे पहले हम भीख नहीं मांगेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। खान साहब ने कहा था हम भीख नहीं मांगेंगे। तो सबसे बेकारी, बड़ा बेकारी मेरे ख्याल से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, किसी से भी आप कंपेयर कर ले। जितनी हमने भीख मांगी किसी ने नहीं मांगी। आपने कहा कहते हैं तो मुल्क की वजह से ना, अब हालात ऐसे हैं तो अब तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उसको यही कहेंगे जाके जो लेके आएंगे। अगर यही फार्मूला हो तो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पे, मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर पे भी यही एप्लीकेबल होगा कि जाना तो पड़ा। देखिए दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि किसने क्या कहा और क्या किया। जो चीजें हमने की, जो हमारे बस में थी, जो हमने वादे किए, हमने पूरे किए। जो इन्होंने वादे किए उनमें से कौन सा पूरा कर दिया? मुझे कोई एक वादा बता दे। बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, करप्शन कहां पहुंच गई है, आपके स्टील मिल्स के साथ इन लोगों ने क्या किया, वहां के मुलाजमीन के साथ क्या किया। पीआई एक अच्छा खासा इदारा था, अपने इदारे को खुद खाना खराब कर दिया। इनके वजीरों ने आके इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि पीआईए के पायलट्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं है झूठी डिग्री पे। हालांकि 6 या 8 केसेस भी नहीं है ऐसे।
तो ये अपने मुल्क की खुद तो तबाही बर्बादी सिंध करने असम्बली के का भी लिए वही आए हैं। हाल है तैमूर साहब, जो कौमी असम्बली का है वहां पे कोई मॉडल पेश कर सकते हैं किसी असम्बली को कि यार चलें इसने काम किया हो, यहाँ हल्के की नुमाइंदगी हो, यहाँ कोई लेजिस्लेशन हुई हो, सब एक ही तरह की है। मेरे नहीं देखें, अभी जो है अगर आप कंपेयर करेंगे हमारी सारी असेंबलीज को, तो उनमें सबसे ज्यादा जो लेजिस्लेशन हो रही है वो सिंध असेंबली में हो रही है। आपके पंजाब से बहुत ज्यादा, आपके केपी से बहुत ज्यादा, बलूचिस्तान तो खैर बहुत ही पीछे रह गए। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं, और लेजिस्लेशन के बाद जरूरी होता है कि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आपकी सारी असेंबलीज ने कहा था कि हम ऑनलाइन सेशंस कराएंगे, पंजाब ने कहा, केपीके ने कहा, कौन सी असेंबली ऑनलाइन सेशन करा सकी बिकॉज ऑफ कोविड? वाहिद सिंध की असेंबली करा सकी, हमने पूरी अटेंडेंस वहां पे मिली। तो सिंध आप कंपेयर कर ले, आप हेल्थ सेक्टर देख लें, आप अस्पताल देख लें, आप रोड्स देख लें, आप एजुकेशन सिस्टम देखें, इन चीजों में सिंध तरक्की कर रहा है। हम थोड़े पीछे हैं, जो हमने अपना फोकस चेंज किया है। नकवी साहब ने बात की बसेस की, हम अपनी कमिटमेंट बसेस की नहीं पूरी कर सके, अब हमने अपनी अटेंशन वहां पे डाइवर्ट कर दी, हम ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें। तो हमने फेज वाइज अपनी चीजें मैच की हैं, जो हमने टारगेट्स बनाए थे वो अचीव किए हमने जो वेट का टारगेट बनाया था हमने अचीव किया। और कौन से सूबे ने किया सिंध के बजाय, आप मुझे बताएं। हमने हेल्थ का टारगेट जो सोचा था हमने अचीव किया, कोई इसमें शक शुबा नहीं है। ठीक जी फिरदौस साहब, ये पार्लियामेंट जो है वो क्यों फंक्शनल नहीं है? और तैमूर साहब कहते हैं कि सबसे अच्छी कारकर्दगी है सिंध असम्बली की, जहां पे आप कुछ दिन पहले तक आप लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। ये वो असेंबली है जिसकी स्टैंडिंग कमेटीज में अपोजिशन की मेन जमातें नहीं। ये वो असेंबली है जिसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर खुद जो हुकूमत है उसका चेयरमैन है। ये वो असेंबली है जो पिछले 7 माह में 9 दिन मिली है। ये वो असेंबली है जिसमें प्राइवेट मेंबर्स का एक बिल 2.5 साल में आने नहीं दिया गया। ठीक, ये बदतरीन आमरीत है। और ये जो कह रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं और जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो शहर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लड़काना, अंदरून सिंध के जो इलाके हैं वो कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। ये वो उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें स्टंटिंग जो है वो 3% से बढ़ गई है, 44 से 47% पे आ गई है। जहां चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल एंड स्टैंडर्ड ऑफ चिल्ड्रन, उसका क्या हुआ है? जहां 40,000 प्राइमरी स्कूल हैं और लेकिन सेकेंडरी स्कूल 4,000 हैं। और ये ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी स्कूल 87% है। ये किस तरह की बात कर रहा है मेरा भाई, मेरी समझ से बाहर है। तो कौमी असेंबली में क्या हो रहा है फिरदौस साहब? मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, आपने जिस मौजू को शुरू किया, असल में असेंबली के अंदर एक माहौल होना चाहिए, ठीक, एक लेवल ऑफ टॉलरेंस होना चाहिए। जहां तक प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है, मैं इसका दाई हूं और इस बात में मुजिर हूं कि जब कोई पॉलिटिशियन इलेक्ट होके आए, ही डज नॉट बिकम अबव द लॉ। वो आदमी अबव द लॉ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर कोई हर्फ आता है तो डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए टू रिजॉल्व द मैटर एज सून एज पॉसिबल। तो वो कहते मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूं और मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बात कही है कि मैं नैब के इस कानून को सही नहीं समझता कि लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कानून की लिमिट है 90 डेज, उसके बियॉन्ड रोका जाए। ठीक, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि 11 साल तक आसिफ जरदारी साहब के केसेस चलें, कोई एक केस कंक्लूजन पे नहीं आए और जज ये कह के बरी कर दे कि जी के मैक्सिमम सजा 11 साल थी, तो वो नहीं, मैक्सिमम सजा डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस थी। ठीक, कोई एक केस कंक्लूजन पे नहीं आने दिया। फारूक नाइक पीएचडी ने क्या किया? वो कहते हैं तभी तो झूठे केस थे ना, कि एविडेंस नहीं है, केसेस में कुछ है नहीं, तभी तो कुछ निकला नहीं। आपने 11 साल तक जेल में रखा, इंतकाम का निशाना बनाया। को माफ करवा रही है ना ये हुकूमत। उजैर बलोच, इनके प्रोसिक्यूटर जनरल ना कोई एविडेंस पेश कर रहे हैं, कुछ नहीं पेश कर रहे। हर 8 केसेस के अंदर एक ही बात हुई है, नो विटनेस नो एविडेंस। ठीक है फिरदौस साहब, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये जो बाई इलेक्शन के अंदर मामला चल रहे हैं, एलिगेशंस हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और जो ओपन बैलेट वाली बात थी उसको भी साथ में तस्करा करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। निसार चीमा साहब, 50-50 करोड़ रुपए जस्टिस फाइजी साहब ने आज नोटिस भी लिया है। आप इसको वैसी सियासी रिश्वत समझते हैं जो इमरान खान समझते थे? और अब ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर भी अब मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है कि पीटीआई जो है वो मुदाखलत कर रही है और वहाँ पे स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। अब सब मेरी गुजारिश ये है कि एक तो खैर डेवलपमेंट फंड जो हैं, असूली बात ये है, दयानतदारी का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है, और को करे या ना करे तहरीक इंसाफ जिसके नाम में इंसाफ है, जिसका वैसे इंसाफ से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे तो ये तवक्को ये थी कि वो कम से कम डेवलपमेंट फंड अगर देंगे मेंबरान असम्बली को, जिसके इमरान खान साहब वैसे बड़े ख़िलाफ़ थे, अगर वो डेवलपमेंट फंड देंगे तो बिला तफरीक तमाम मेंबरान को देंगे। वो नहीं कर रहे ऐसा। जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन की बात है, अब समय मुझे कहने दीजिए कि जिस तरह इस हुकूमत ने बेशुमार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड, बेरोज़गारी के रिकॉर्ड, लाकानूनियत के रिकॉर्ड, देखे झूठे इल्ज़ामात के रिकॉर्ड, एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के रिकॉर्ड, झूठे दामों के वादों के रिकॉर्ड, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर तो एक मिसाल है, अपनी करेंसी को बेकदर करने के रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, लोन लेने के नए रिकॉर्ड, इस मुल्क को बदनाम करने के रिकॉर्ड। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे रिकॉर्ड्स के साथ एक नया रिकॉर्ड ये कायम करना चाहते हैं, और वो ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के नए रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। हालत ये है कि मेरे हल्के में, जहाँ से मैं मुंतखब हुआ हूँ नेशनल असम्बली का मेंबर, वहीं सूबाई असम्बली का एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। ठीक, वहाँ पे मैं आपको चंद मिसालें देना चाहता हूँ जो ये है कि मैं कहता हूँ कि चश्म कुशा है, हैरान कुन है, परेशान कुन है पूरी कौम के लिए। कि चंद दिन पहले हमारा एक गाँव है, हैरान वाला उसका नाम है, वहाँ के ज़िम्मेदारों को, एक ज़िम्मेदार हमारा जो मेन सपोर्टर है, उसको बुला के तहसीलदार कह रहा है कि ये मुश्तरका जगह पे है, आपने एक डेरा बनाया हुआ है, अगर आप पीटीआई को वोट देने का ऐलान कर दें तो आपका ये डेरा बच जाएगा, वरना हम गिरा देंगे। अंदाजा कर लें, प्रेशराइज कर रहे हैं, अंदाजा करें। चौधरी तारक चीमा उसका नाम है, उसको बुला के तहसीलदार कह रहा है, और मैं ओपनली कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ, पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ कि तहसीलदार एक सरकारी मुलाजिम है, उसको बुला के कह रहा है कि आप पीटीआई को वोट दें, वरना ये कि आपके डेरा गिरा दिया। उसने कहा जी नहीं, मैं तो ये है कि उसने हमारा नाम लिया, हम तो उनके साथ हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे, हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। उसका डेरा दूसरे दिन गिरा दिया। अंदाज़ा करें, हमारे वहाँ उस हल्के में सबसे बासर ख़ानदान, जिसके तकरीबन सबको पता है कि कम से कम 20,000 ज़ाती वोट है, उनके लीडर चौधरी इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी साहब, उनके खिलाफ झूठा केस रजिस्टर किया गया चंद दिन पहले। अंदाज़ा करें, सबको पता है झूठा केस प्रेशराइज करने के लिए। ठीक है, जरा मेरी गुजारिश सुन लें। डॉक्टर साहब वक्त कम, आज हफ्स साहब, कल उनका जो सूबाई कैंडिडेट है, सूबाई असम्बली कैंडिडेट पीटीआई का, उसने सोदरा एक गांव है, कस्बा है, वहाँ हमारे एक काउंसलर से जो शमस चीमा उनका नाम है, उनसे मिलने की कोशिश की, उसने मिलने से इनकार कर दिया। आज मशवरा करके इसको कैसे प्रेशराइज करना है, असिस्टेंट कमिश्नर से कहा, असिस्टेंट कमिश्नर ने डिप्टी डीएचओ से कहा कि इसकी बेटी जो एलएचबी है उसका क्लिनिक सील कर दे। अल मुमताज़ क्लिनिक सील कर दिया गया आज। सही। आज उनका जो पीटीआई कैंडिडेट है वो लिस्टें लेके घूम रहा है कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं, जो दयानतदार हैं, वो समझते हैं कि ये आलाकार नहीं बनेंगे हमारे धांधली के मंसूबों में, ये हमें प्रिजाइडिंग अफसर ही चाहिए। और एक आखिरी बात, बिल्कुल, कल आप साहब, ये बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके पास मीटिंग हुई है, जो ज़िला गुजरांवाले में आपको पता है कि इनको एक सीट भी नहीं मिली। नेशनल असम्बली की 6 सीटें और 14 सूबाई असम्बली की सारी सीटें आ रही। जो टिकट होल्डर थे इनके, उनको बुलाया गया, आरपीओ रीजनल पुलिस अफसर को बुलाया गया, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल थे मीटिंग में, और वहाँ मंसूबे बनाए गए कि इस इलेक्शन जीतने के लिए किस तरह ये क्या क्या धांधली किस तरह की जा सकती है। क्या सरकारी मुलाजिम जो हैं वो पीटीआई के मुलाजिम है? अंदाजा करें ना। तैमूर साहब, आप भी यही काम कर रहे हैं सिंध के अंदर, स्पेशली मलीर के ऊपर बड़ी शिकायतें हैं पीटीआई की कि जी वो जो प्री पोल रिगिंग है वो पीटीआई पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर रही। सर, हम कर लेते अगर हमें जरूरत पड़ती, एक थोड़ी बहुत भी इरादा था, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं इरादा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत ही नहीं, हम क्यों उस तरफ सोचेंगे? हाफिज भाई, हमारे पास सिंध में कोई निजाम नहीं है। माशाल्लाह से पीटीआई ने इतना जबरदस्त काम किया है, अवाम इतनी खुश है कि ये लोग अपने हलकों में जा नहीं सकते, जहां से गुजरते टमाटे अंडर खाते हैं ये, फिर हम पे एफआईआर भी कराते हैं कि हमने जबरदस्ती टमाटे अंडर मारे। तो हाँ, यहाँ पे बड़ा अच्छा सिचुएशन है, बड़ी अच्छी पोजीशन है। आपको इत्मीनान जो है वो अपनी अच्छी कारकर्दगी पे है या पीटीआई की बदतर कारकर्दगी पे? दोनों बड़ा फायदा दे रही हैं, हमारी भी और उनकी भी। अब आप देखें ना, एक तरफ आप जो है
खोखर पैलेस गिराते हैं कि भाई मैं सारे खत्म कर दूंगा। जिस वक्त खोखर पैलेस गिर रहा है उसी वक्त आपके जो है इनके अपने वजीर हैं पंजाब के अलीम खान के ऊपर FIR कटी है मर्डर की, अटेम्प्टेड मर्डर की, क्योंकि वो पराई जमीन पर कब्जा कर रहा था। पता होगा आपको शायद ये किस्सा बड़ा फेमस हुआ है। तो ये इस किस्म के तो ये दुगले काम करते हैं। ये कहते हैं जी हम करप्शन खत्म करेंगे, हम एमनेस्टी किसी को नहीं लेने देंगे। खान साहब उसी वक्त एमनेस्टी लाते हैं, पहले कहते हैं कि डाकू और चोर लेते हैं, फिर खुद ही ली और अपनी बहन को दे दी। और बहन साहबा ने जो हमारी बहन ने कहा कि मैंने अरबों रुपए जो कमाए हैं मैंने ये दर्जी के काम से कपड़े सी के कराए। तो ये अपने हमारा काम सारा खुद ये बनाते जा रहे हैं, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इनके हालात कि हम रिलैक्स करके चिल करके बैठ जाए तो भी हमारी इलेक्शन बहुत इजी है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में जो भी इनके खिलाफ कैंडिडेट्स होंगे उनकी अयाशी होगी, खास तौर पे क्योंकि हाफिज साहब अब जो सिस्टम आ रहा है, अब हम एक मिलकर इलेक्शन करने वाले हैं जिसमें सारी जमातें साथ होंगी, PTI एक तरफ होगी, तो यू विल सी ये लोग सारे इंशाल्लाह वॉश आउट हो जाएंगे। फिरदौस साहब, एक तो जो पंजाब में जिक्र किया चीमा साहब ने कि प्रेशराइज कर रहे हैं, ये प्री पोल रिगिंग, दबाव डाल रहे हैं लोगों को सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए, और दूसरा तैमूर साहब कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। देखिए, मैं दोनों के आर्गुमेंट्स का एक, मेरे भाई तैमूर साहब ने कहा कि हमें इनका मुकाबला करने के लिए हमें 11 को जमा होना पड़ेगा, अकेले ये लड़ने के लिए हमसे काबिल नहीं है। अब आप सोचिए ये है कारकर्दगी, मुझे अब इससे आगे और क्या जवाब दूं। अच्छा, वो कह रहे इनके जो हमारे रुकने कौमी असेंबली साहब हैं, इनमें और तैमूर तालपुर में दोनों में कितनी हिम्मत है। इनके मुंह से नहीं निकला कि 130 पे जब थी और सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत कौन सी थी जब इन्हीं ने टेक ओवर किया, जिससे इन्हीं ने पॉइंट लिए। मैं दे देता हूं इनको कंसेशन कि इतना खराब स्टैंडर्ड था, पीपल्स पार्टी इतनी ज्यादा करप्ट थी कि इनकी इंप्रूवमेंट लाना बड़ा ऑब्वियस हो गया, लेकिन इनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं बोल दिया। अब जो प्रेशर की बात ये करते हैं, ये दोनों पार्टियां 1970 से हुकूमत कर रही हैं और वो फौज कर रही है। तीन लोगों ने की। कोई इदारा बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि इस किस्म की ये शिकायतें ना आए। इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को दोनों तैयार हैं। वरना इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत होता, जुडिशरी मजबूत होती, इदारे मजबूत होते, ब्यूरोक्रेसी मौजूद होती, तो गैर कानूनी काम कोई सियासतदान कहता तो ना करते। ठीक बात यह कि माजी में उन्होंने ये सारे काम करवा के उनको आदत डलवाई हुई है और उन्हें पता है नॉर्म ये है। अब ये चाहते हैं कि वो 70 साल का बिगाड़ जो है वो 6 महीने साल भर में विद कोविड ऑन विद द कंट्री वर्चुअली हम दुरुस्त कर दे। अच्छा, आप देखिए ना। अच्छा, पंजाब में प्रेशर फिर एक मिनट, फिर बताएं कि वो झूठ बोल के जो इनका प्लेटलेट वाला चला गया, हमने तो एक इंसानी हमदर्दी। अच्छा, सिंध में इलेक्शन फेयर हो रहा है फिरदौस साहब, क्यों बैठे हुए सिंध में जो उनके साहबजादगान है वो आके अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं करते? अच्छा, वो उन्होंने जो मुल्क पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने इतना पैसा बाहर क्यों इन्वेस्ट किया है? अच्छा, अब आ जाइए उसका जवाब दें कि भाई सिंध में फेयर इलेक्शन है। फिरदौस साहब, उससे मुतमईन है आप जी? सिंध में जो फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन जो हो रहा है, मुतमईन है? आज तक कोई फेयर नहीं हुआ। अभी थर में हुआ, बाई इलेक्शन में उतने ही सिर्फ ज्यादा वोट पड़े, चाहे वो जो नेशनल इलेक्शन में पड़े जन, जो कि कभी नहीं होता। ठीक। जो बेनजीर के इंतकाल के बाद वोट पड़े थे, जब पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी लेवल एट इट्स हाईएस्ट था, उससे ज्यादा उनकी पुअर परफॉर्मेंस के वोट पड़े उनको। ठीक। और ये बात है। और जो पंजाब में प्रेशराइज हो रहा है, जो चीमा साहब कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे देंगे जो आप कर रहे हैं पंजाब में। देखिए, मैं क्योंकि बड़ी सीधी बात है, मैं चीमा साहब को गलत और सही तो उस वक्त कहूँ ना कि जब मैं पंजाब के इलेक्शन को करीबी तौर पे फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरी नॉलेज थी और जिस तरह मैंने उसका जवाब 10 सेकंड मुझे दीजिए। इनके लिए कोई रास्ता रोका नहीं है। ठीक। ये इन्होंने कंप्लेंट दाखिल की, वो कह रहे हैं शिकायतें करें, चीमा साहब कह रहे हैं। जी तैमूर साहब, लास्ट सेंटेंस जी, प्रोग्राम कंक्लूड करें। इन्होंने जस्टिस बात सारी क्लियर हो जाती है। आप सिर्फ ये देखें कि जो कैंडिडेट था पीपल्स पार्टी के खिलाफ अरबाब गुलाम रहीम, उसने कहा है कि मैं इलेक्शन हारा हूँ बिकॉज ऑफ द करतूत ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो कहते हैं फिरदौस साहब, अरबाब रहीम साहब इमरान खान साहब की वजह से इलेक्शन हार गए, उनकी नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या मेरे नाम पे बहुत सारी बातें कहते हैं, इनको कहने का क्या, इनको तो कहते हैं ना मुंह को बवासीर लगी है, उसका क्या किया। तैमूर साहब, आप फिरदौस साहब की तरफ से भी बयान दे देते हैं, वो कहते हैं मेरे नाम से बड़ी सारी बातें कर देते। मैं तो जो ये इन्होंने कहा था ना भाई कि प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, उनकी बात रिपीट करता हूं, बड़ा प्राउड के साथ कहता हूं कि कितना बड़े दिल के बहादुर और सच्चे इंसान है। ओके, आपकी तारीफ कर रहे हैं फिरदौस, वो कहते हैं जी ठीक। फिरदौस, तारीफ करता हूं।
फिरदौस साहब, तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। अल्लाह हाफिज़।